हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेएस विद कॉन्सेप्ट क्लासेस। बीपीएससी प्रोजेक्ट मैनेजर और बीपीएससी ऑडिटर का प्रीलिम्स का डेट अनाउंसमेंट हो चुका है। बीपीएससी प्रोजेक्ट मैनेजर के सिलेबस में इकोनॉमिक का जो एरिया है वहाँ से 70 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। और आप लोगों को ये पता है कि इकोनॉमी जो है करंट अफेयर्स के बिना अधूरा होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि 70 मार्क्स में लगभग 10 से 15 मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो इकोनॉमिक करंट अफेयर्स से रिलेटेड होगा। तो इस 10 से 15 जो क्वेश्चन है इस पे पकड़ बनाने की ज़रूरत है। इसी सोच को देखते हुए मैंने फर्स्ट वीडियो इकोनॉमिक करंट अफेयर्स का अपलोड कर दिया है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। और ये हमारा इकोनॉमिक करंट अफेयर्स का सेकंड वीडियो है। ओके। और आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके मुझे मोटिवेट अवश्य करेंगे। इससे मुझे पता चलेगा कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लग रहा है। तो अब हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल करंट अफेयर्स की तरफ आते हैं। फर्स्ट हमारा करंट अफेयर्स जो है वो एमएसएमई एरिया से है। एमएसएमई का मतलब होता है माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस। इस एमएसएमई को लोन दिया गया है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एमएसएमई को किसके द्वारा लोन दिया गया, तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा, न कि आईएमएफ के द्वारा दिया गया, न कि डब्ल्यूटीओ के द्वारा दिया गया। कितना लोन दिया गया, तो 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर दिया गया। इस बार जो है एमएसएमई को लोन देने के पीछे जो रीज़न रहा वो है कि कोविड-19 महामारी के दौरान जो है एमएसएमई जो उद्योग थे वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो चुके थे। एमएसएमई उद्योगों से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं, जिसमें फर्स्ट फैक्ट्स है कि एमएसएमई क्षेत्र भारत की सकल घरेलू उत्पाद में 30% का योगदान देते हैं, निर्यात में 40% का योगदान देते हैं, और 58 मिलियन जो एमएसएमई है वो 40% इनकी संख्या होती है जिनको औपचारिक स्रोत तक पहुंच नहीं है। कहने का मतलब है कि ये जो संस्थाएं हैं इनको जो है वित्तीय संस्थाओं से ऋण नहीं मिल पाता है। ये सेठ महाजन साहूकारों से ऋण लेते हैं। तो ये टोटल फैक्ट्स को आप याद रखेंगे। ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पॉर्टेंट है, ये और ये। ठीक है। नेक्स्ट भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसमें जो है कहा गया है कि आरबीआई के जो गवर्नर है शक्तिकांत दास, उन्होंने 4 जून 2021 को प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उन्होंने मॉनेटरी पॉलिसी को जारी किया। इस बार के मॉनेटरी पॉलिसी में उन्होंने किसी भी प्रकार का कर के दर में किसी भी प्रकार के इंटरेस्ट रेट में परिवर्तन नहीं किया। रेपो रेट को पहले की तरह 4% ही फिक्स रखा, रिवर्स रेपो रेट को 3.35% और एमएसएफ को 4.25 और बैंक रेट को 4.25। जनरली क्या होता है कि एमएसएफ और बैंक रेट जो होते हैं वो दोनों इक्वल ही होते हैं। तो इस चीज़ को याद रख लेंगे। नेक्स्ट है कि नीति आयोग ने एक रिपोर्ट जारी किया। वो रिपोर्ट है सतत विकास लक्ष्य एसडीजी इंडिया इंडेक्स और डैशबोर्ड 2020-21 का तीसरा संस्करण जारी किया। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो उसमें टिक आउट करेंगे नीति आयोग के द्वारा। उन्होंने एक रिपोर्ट जारी किया है। इस रिपोर्ट के अनुसार जो है कुछ राज्य जो बहुत अच्छा प्रदर्शन किए हैं उसमें जो है केरल का नंबर फर्स्ट स्थान है, हिमाचल प्रदेश का सेकंड नंबर है, तमिलनाडु का थर्ड नंबर है। सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले राज्यों में असम, झारखंड और बिहार है। इसको याद करने का तरीका आप मन में बैठा लीजिएगा कि केरल साउथ इंडिया का स्टेट, हिमाचल प्रदेश नॉर्थ इंडिया का और एक साउथ इंडिया का, यानी 2 साउथ इंडिया का है, एक नॉर्थ इंडिया का है। सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले राज्यों में आसाम है, यानी उत्तर पूर्व का राज्य है, झारखंड है, और बिहार की स्थिति काफ़ी ज़्यादा बुरी है। ये सबसे अंतिम पायदान पर है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को पाने में, जो कि नीति आयोग के द्वारा जारी की जाती है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, जिसको एनओएसओ के आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था में 7.3% की गिरावट आई। यह गिरावट कोविड-19 महामारी के कारण आई।
राजकोषीय घाटा वित्त वर्ष 2020-21 में जीडीपी का 9.3% रहा। जीएसटी का संग्रह सितंबर महीने से लगातार बढ़ रहा है और अप्रैल महीने में जीएसटी संग्रहण में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई। देखिए यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो है कि एनएसओ की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो है इंडिया के जीडीपी में जो है कितना प्रतिशत की गिरावट आई है वित्तीय वर्ष 2020-21 में, तो 7.3% का। इस बार का राजकोषीय घाटा कितना है, तो वो जीडीपी का 9.3% है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। इतना राजकोषीय घाटा नहीं रहना चाहिए, ये अच्छी अर्थव्यवस्था का इंडिकेशन नहीं है। यहाँ से भी एमसीक्यू क्वेश्चन आपका बन सकता है। एक यहाँ से भी बन सकता है कि क्या ये कथन सही है कि जीएसटी का संग्रह में जो है कोरोना पीरियड में बढ़ोतरी हुई है। तो आप देखेंगे कि सितंबर 2020 से अप्रैल 2021 तक जीएसटी संग्रहण में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है। नेक्स्ट है 28 मई 2021 को वस्तु और सेवा कर की 43वीं आभासी बैठक हुई। जीएसटी परिषद ने 31 अगस्त 2021 तक कोविड-19 से संबंधित विभिन्न वस्तुओं पर आयात शुल्क में छूट देने का निर्णय किया। इसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो जीएसटी काउंसिल की जो 43वीं बैठक हुई उसमें जो है कोविड-19 से संबंधित जितने भी वस्तु थे, चाहे वो मेडिसिन थे, चाहे वो कोविड को चेक करने वाला जो पैरामीटर था, पीसीआर टेस्ट जिसको कहा जाता वो था, तो वो सारी वस्तुओं को आयात करने की जो सीमा है, आयात शुल्क में जो छूट की सीमा है, वो कब तक बढ़ा दी गई, तो 31 अगस्त 2021 तक। इस डेट को याद रखेंगे। नेक्स्ट है ईरान के पर्सियन गल्फ में मौजूद फरजाद बी गैस फील्ड से भारत को निकलना पड़ा। ये जो फरजाद बी गैस फील्ड है ये ईरान के एरिया में पड़ता था, पर्सियन गल्फ का एरिया है। इस फील्ड में, इस एरिया में काम करने का जो परमिशन था इंडियन गवर्नमेंट को मिला था, लेकिन कुछ समय के बाद जो है ईरान की सरकार ने इस गैस फील्ड के डेवलपमेंट का ठेका अपने देश की स्थानीय कंपनी पेट्रोपास को दे दिया, और जो पहले भारत के हाथ में था। तो यहाँ से क्वेश्चन ये बनेगा कि फरजाद बी गैस फील्ड कहाँ पर है, तो ईरान के पर्सियन गल्फ में है। दूसरा क्वेश्चन बन सकता है कि फरजाद बी गैस फील्ड का डेवलपमेंट के काम से किसको बाहर निकाला गया, तो भारत को निकाला गया। किसके द्वारा निकाला गया, तो ईरान के द्वारा निकाला गया। और इस फील्ड के डेवलपमेंट के लिए किस कंपनी को ठेका दिया गया, तो पेट्रोपास कंपनी को दिया गया। इसका भी नाम याद रखना है। नेक्स्ट है कि इससे रिलेटेड और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि इस गैस फील्ड की जो खोज किया गया था ओएनजीसी विदेश लिमिटेड के द्वारा किया गया था। आपसे पूछा जा सकता है कि फरजाद बी गैस लिमिटेड का खोज जो है किस भारतीय कंपनी के द्वारा किया गया था, तो ओएनजीसी विदेश लिमिटेड के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है कि यूएनओ ने 11 मई 2021 को यह सूचित किया है कि वर्ष 2022 में भारत की अर्थव्यवस्था का 10.1% की दर से बढ़ने का अनुमान है। दुनिया में सबसे तेजी से विकसित अर्थव्यवस्था होगी। आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा कि यूएनओ की रिपोर्ट के अनुसार इंडिया का जो डेवलपमेंट है 2022 में वो कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है, तो 10.1%, और इंडिया जो है सबसे तेजी से विकसित करने वाली अर्थव्यवस्था बन जाएगी। यहाँ से एमसीक्यू बहुत अच्छा बनेगा। नेक्स्ट है कि संयुक्त राष्ट्र का अनुमान है कि भारत साल 2027 तक चीन को पीछे छोड़कर दुनिया की सर्वाधिक आबादी वाला देश बन जाएगा। तो आपसे कुछ पूछा जा सकता है कि इंडिया जो है वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट पॉपुलेशन वाला जो कंट्री है वो कब तक बन जाएगा, तो 2027 तक। नेक्स्ट है भारतीय रिजर्व बैंक ने 26 अप्रैल 2021 को बैंकों के प्रशासन के लिए कुछ दिशा निर्देश दिए हैं। हालांकि ये दिशा निर्देश भारत के शाखाओं के तौर पे काम करने वाली विदेशी बैंकों पे लागू नहीं होगा। कहने का मतलब है कि रिजर्व बैंक ने अपनी जो है एक गाइडलाइन दी है, और ये जो गाइडलाइन बनाई है वो एमडी, सीईओ और डब्ल्यूटीओ के निदेशक
की क्या कार्य अवधि रहेगी उसके संदर्भ में बनाई है, लेकिन ये जो है विदेशी कंपनी या विदेशी बैंकों पे लागू नहीं होता है। जो विदेशी बैंक होते हैं उस पे ये रूल लागू नहीं होगा। इसमें कहा गया है कि एक बैंक के प्रबंध जो निदेशक होते हैं, जिसको हम लोग एमडी कहते हैं, मैनेजमेंट डायरेक्टर कहते हैं, और मुख्य आर्थिक कार्यकारी जिसको हम लोग सीईओ कहते हैं, या पूर्णकालिक निदेशक जिसको हम लोग डब्ल्यूटीओ का पदभार एक ही व्यक्ति के द्वारा 15 वर्ष से अधिक समय तक नहीं निभाया जा सकता। किसी भी बैंक में डब्ल्यूटीडी या सीईओ या एमडी का कार्यभार एक ही व्यक्ति के द्वारा 15 वर्ष से अधिक नहीं 15 वर्ष से अधिक समय तक नहीं निभाया जा सकता है। सेकंड ये है कि एक आवश्यक और वांछनीय माना जाता है तो 3 साल के न्यूनतम अंतराल के बाद ही अन्य शर्तों को पूरा करने वाला एक अधिकारी एक ही बैंक में पुनः एमडी और सीईओ या डब्ल्यूटीओ के तौर पर नियुक्त होगा। अगर वो पदाधिकारी जो है विश्वसनीय निकलता है और वो आरबीआई का जो गाइडलाइन दिया है, अगर उस गाइडलाइन पर खरा उतरता है तो उसी अधिकारी को 3 साल के न्यूनतम अंतराल के बाद पुनः एमडी, सीईओ और डब्ल्यूटीडी बनाया जा सकता है। यहाँ से एमसीक्यू बहुत ही अच्छा बनेगा, स्टैंडर्ड एमसीक्यू बनेगा। ये तीनों पॉइंट को आप लोग याद रखेंगे। और नेक्स्ट है, यदि बैंक के एमडी या सीईओ या डब्ल्यूटीडी जिसको हम लोग पूर्णकालिक निदेशक कहते थे, जो बैंक के प्रमुख अगर शेयर धारक भी हैं, अगर उस बैंक के शेयर होल्डर हैं, तो वो 12 वर्ष से अधिक वर्ष तक उन पदों पर कार्य नहीं कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक ने पेमेंट बैंकों के लिए एक डिपॉजिट लिमिट को बढ़ाकर 1 लाख से बढ़ाकर 2 लाख कर दिया है। आपसे पूछा जाएगा कि पेमेंट बैंकों के लिए डिपॉजिट का जो सीमा है वो कितना है, तो वो 1 लाख से बढ़ाकर 2 लाख कर दिया गया है। ठीक है। तो यही है हमारा करंट अफेयर्स बेस्ड ऑन इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।